नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स पे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन और याद रखिएगा यूपी TGT PGT एग्ज़ाम्स और आपके UGC नेट एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। रीज़न द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपके क्या रीज़न है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का होने का इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में? तो पहला ऑप्शन है आपका इंडिविजिबिलिटी, दूसरा है आपका स्पेशलाइजेशन, तीसरा आपका ऑप्शन है बोथ A एंड B एंड चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो क्यों आपका इंक्रीजिंग रिटर्न होता है स्टेज 1 में अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को देखेंगे तो क्योंकि हमारा जो इंडिविजिबिलिटी है यानी हमारा जो लेबर है वो अच्छे ढंग से काम कर रहा है, यानी उसकी इफ़िशियंसी काफ़ी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी है एंड साथ ही साथ आपका जो स्पेशलाइजेशन है, लेबर जो है अपने काम में क्या है स्पेशलाइज्ड है। इस वजह से जो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो रहा है आपके फर्स्ट फेज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका कौन सा वाला हो जाएगा? तो याद रखिएगा A एंड B बोथ। ठीक है, यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एग्ज़ाम में अपीयर हो जाए तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है आपके एग्ज़ाम में, तो इस पॉइंट को ज़रूर आप एक बार अपने आप से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने इस पॉइंट को आपके क्लियर किया है। ठीक है, आप सभी को पता है ना कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है ये शॉर्ट पीरियड में होता है। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या लेते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन में लेते हैं हेल्ड विथ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर दोनों लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपके शॉर्ट पीरियड में होता है। आप इसमें देखते हो कि टोटल प्रोडक्ट जो है इनिशियली इंक्रीज़ करता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर बाद में डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने लगता है एंड फाइनली आपका नेगेटिव रेट से होता है। तो जो ये आपका जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है कब होता है आपका शॉर्ट रन में। ठीक है, ये आपका असम्पशन है। यहाँ पर आपका क्या होता है फिक्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। हम फिक्स फैक्टर को क्या लेके चलते हैं आपके कांस्टेंट लेके चलते हैं। फिक्स फैक्टर हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, और हम देखिए वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हैं फिक्स फैक्टर से, पर वेरिएबल फैक्टर में क्या होता है आपके चेंजेस आता है। ठीक है, हम उसमें उसको चेंज करते हैं, जैसे लेबर को बढ़ाते घटाते हैं, पर हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये आपके जो लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आप ये देखते हो ये लॉ कहाँ पे अप्लाइड है आपके प्रोडक्शन में। ठीक है, आपके प्रोडक्शन में ये जो लॉ है वो अप्लाइड है। ठीक है, एंड फिर क्या होता है आपका टेक्नोलॉजी को भी हम यहाँ पर कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी को भी हम लोग क्या लेके चलते हैं यहाँ पर कांस्टेंट या स्थिर हम लेके चलते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि टेक्नोलॉजी हमारा यहाँ पर क्या होता है। ओके, और याद रखिएगा यहाँ पर ऑल फैक्टर्स आर इक्वली इफ़िशिएंट, यानी हमारे सारे फैक्टर्स एक जैसे ही इफ़िशियंसी उनकी रहेगी, आपकी इफ़िशियंसी कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ की बात कर लेंगे। तो ग्राफ में आप देखोगे कि वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी समझाया इस चीज़ को, आप लोग अगर देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि टोटल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, पहले बढ़ता है, फिर बाद में आपका जो है डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, फिर आपका जो है आपका नेगेटिव चला जाता है। तो फर्स्ट फेज़ फिर आप यहाँ पर आपको देखते हो मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखते हो मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस पॉइंट पे आता है, फिर बाद में देखते हो डिक्रीज़ करने लगता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से थोड़ा बना लीजिएगा। यहाँ पर हमारा TPP है जहाँ पर हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है ज़ीरो होता है। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट है और इस पॉइंट पे हमारा जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? ओके, ये हमारा फर्स्ट फेज़ है, ये सेकेंड और दिस इज़ थर्ड वन। ओके, तो फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, फर्स्ट फेज़ में हमारा इंक्रीजिंग आता है, हमारा जो रिटर्न होता है वो आपका इंक्रीज़ करता है। क्लियर? आप इस फेज़ में देखोगे तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न है। क्लियर? दिस इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड फिर आपका क्या होता है डिमिनिशिंग। ठीक है, फिर इसके बाद डिमिनिशिंग होता है एंड फिर लास्ट में आपका होता है नेगेटिव रिटर्न। क्लियर? तो यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न मिलता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है इंक्रीजिंग रिटर्न गेन करता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हमारा देखते हैं कि इंडिविजुअलिटी एंड स्पेशलाइजेशन पाया जाता है, इस वजह से होता है। फिर बाद में आपका धीरे धीरे ये डिक्लाइन करना लगता है। ठीक है,
तो जैसे जैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ने लगता है, हम ज़्यादा लोगों को यूज़ करते हैं, इस वजह से हमारा जो है अगर हम देखेंगे तो जो इफ़िशियंसी है वो क्या होने लगती है, कम, मतलब इफ़िशियंट वहाँ पर आपका है, फिर भी उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्लाइन करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका थर्ड वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमीज व्यू ऑन रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपका क्यों डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो पहला आपका इंटरनल, दूसरा है आपका इन्वेंट्री, तीसरा है आपका प्रिकॉशनरी, तीसरा और चौथा है आपका एक्सटर्नल इकोनॉमीज व्यू ऑन रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो एक्सटर्नल जो इकोनॉमीज व्यू होता है, एक्सटर्नल मतलब समझते हो एक्सटर्नल, और एक इंटरनल आपका इकोनॉमीज होता है। तो एक्सटर्नल व्यू से हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी डिक्रीज़ कर रहा है। हम ना कि इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आप इंटरनल पॉइंट मतलब आपके इंटरनली आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंस्टेबिलिटी, या फिर एक्सटर्नली आप देखते हो जैसे आपका पोल्यूशन हो गया, या फिर आपके यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ होता है। इंटरनल मतलब आपका जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्प्यूट, जैसे लेबर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, लेबर और आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो वो इंटरनल इकोनॉमीज़ बोला जाता है। बाहर का आपका क्या होता है, बाहर में हम लोग किसको देखते हैं, जैसे आपका लेबर बाहर से आ रहा है ना, वो सब आपका बाहरी इकोनॉमीज़ होता है। क्लियर, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो याद रखिएगा किसी लैंड लेबर कैपिटल हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज द सेम प्रोपोर्शन एज इनकम एज द इनपुट इंक्रीजेज। ठीक है, तो उसका कौन सा रिटर्न हमें गेन होता है, जब आपका इनपुट और आउटपुट सेम अमाउंट पे इंक्रीज हो। जैसे आपका 1 लेबर आपने लगाया प्लस 1 कैपिटल लगाया, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आया था, 10 आया था। आपने जस्ट 2 गुना लेबर कर दिया और 2 गुना कैपिटल कर दिया, तो आपका आउटपुट 20 बढ़ गया, यानी ये भी 2 गुने रेट से बढ़ गया, ये भी 2 गुना रेट से, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट रिटर्न मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन मेनली स्टडीज़। अब किसकी स्टडी करता है, हम लोग कॉब डगलस अभी जस्ट एक पिछले वीडियो में देखे थे। तो कॉब डगलस आपका प्रोडक्शन फंक्शन ये होता है, इसमें आपका होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है। और आप देखते हो कि सिर्फ हम यहाँ पर 2 चीज़ों को लेके चलते हैं, एक आपका लेबर और कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर किसकी स्टडी करता है, मेनली लेबर और कैपिटल की। द मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज, मार्जिनल कॉस्ट को कैसे हम डिफाइन करेंगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट। ठीक है, जब हम टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा होता है मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा रेट एट विच द फर्म कैन सब्सिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर होल्ड आउटपुट कांस्टेंट इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आपका एक रेट पूछ रहा है जिससे कि कैपिटल और लेबर को सब्सिट्यूट किया जा सकता है, तो याद रखिएगा मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्सिट्यूशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ना आपको कैपिटल और लेबर। ठीक है, तो आउटपुट को कांस्टेंट रखेंगे और दोनों के बीच में क्या देखेंगे, हम ट्रेड ऑफ देखेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। द ग्राफ शोइंग ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर अवेलेबल फॉर द गिवन टोटल कॉस्ट इज़ द, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा ग्राफ होता है, तो पहला आपका है आइसोकॉन, दूसरा आपका बजट कॉन्स्टेंट, ओके, और तीसरा आपका आइसो कॉस्ट लाइन, एंड चौथा आपका क्या है, एक्सपेंडिचर सेट। तो यहाँ पर है ग्राफ जो कि हमारे कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है कैपिटल एंड लेबर को एंड टोटल कॉस्ट के साथ। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो ये हमारी लाइन है, दिस इज़ आइसो कॉस्ट, दिस इज़ आइसो कॉस्ट, है ना, बजट लाइन ऑफ द प्रोड्यूसर, एंड दिस इज़ आइसोकॉन। यहाँ पर हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, आपके लेबर एंड कैपिटल, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, विथ यहाँ पर आपका क्या होता है, टोटल कॉस्ट के साथ। तो ये हमारा कहाँ क्या बताता है आपका, क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्या बताएगा, आइसो कॉस्ट में हम देखते हैं लेबर एंड कैपिटल का ही आपका कॉम्बिनेशन होता है, पर उसमें हमारा जो टोटल आपका कॉस्ट होगा वो पता चलता है, जबकि आइसो कॉन्ट में हमें ये चीज़ नहीं पता चलती है कि हमारा टोटल कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी वाला हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द फॉर्मूला ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है,
जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं आपकी क्वांटिटी से, तो हमारा क्या आ जाता है, आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट आता है, यानी ऑप्शन जो ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज द सेम प्रोपोर्शन एज द इनपुट इंक्रीजेज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अभी हम इसको समझा चुके हैं आपको। नेक्स्ट हमारा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन मेनली स्टडीज़ किसकी स्टडी करता है, ये भी बता चुके हैं आपको। कैपिटल एंड लेबर की स्टडी करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ऑल्टरनेटिव कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी छोटा सा सीरीज़ रहा, आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। जुड़े रहिएगा चैनल से। धन्यवाद।